Hi everyone. We have already completed the chapter 3 which talked about Delhi in the 12th to 15th century. Now we are going to talk about the Mughals which ruled in 16th to 17th century. Now we are going to start and hopefully I will do a line by line explanation. So kindly listen to it carefully. And so we are starting now. Ruling as large a territory of the as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Not only in the Middle Ages पर आज भी एक ऐसे डाइवर्स कल्चर के ऊपर एक शासन जमाना, उसको सही से चलाना, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लोगों का अलग अलग ज़ात है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रूल ओवर देम। हालांकि अपने पूर्वजों से या फिर यूँ कहूँ तो पूर्व शासकों से मुगल्स ने एक बेटर एम्पायर क्रिएट किया, जहाँ पे उन्होंने उस हद तक छोटे समय काल के लिए जितना शासन किया जा सकता था उन्होंने किया। ठीक है, अलग अलग रूल्स निकाल करके, अलग अलग फॉर्म्स ले करके, दो दे what do we say, they approached in that way from the later half of the 16th century। 16वीं शताब्दी माने कि 1550 के बाद से जब अकबर का शासन आया, तो उन्होंने अपना राज्य को आगरा और दिल्ली से और भी दूर 17वीं शताब्दी तक विस्तारित किया। ठीक है, अलग अलग तरीकों से, जिन तरीकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दे imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। उन्होंने अलग अलग एडमिनिस्टर करने के लिए, शासन काल में शासन करने के लिए, गवर्नेंस के लिए अलग अलग आइडियाज़ लाए, जैसे कि आज के टर्म में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना करके अपने शासनकाल को, अपने पॉलिटिकल लेगेसी को इतने दूर तक बढ़ाया कि कोई भी सक्सेसर आया उनके बाद, वो कभी उस लेगेसी को मिटा नहीं पाए, भूल नहीं पाए। जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री आज भी मुगल एम्पायर का बनाया हुआ रेड फोर्ट के ऊपर चढ़ करके इंडिपेंडेंस डे में भाषण देते हैं। ये उनका लेगेसी है, जिसको भूलना एक बुरा बात है। हु आर द मुगल्स, ये जानना ज़रूरी है कि मुगल्स थे कौन। ठीक है, तो मुगल्स जो है वो दो लीनियत से होकर के आते थे। कि माँ का साइड जो है वो जंगिस खान से रिलेटेड था, जो कि 1227 में मर गया था, और जो बाप है वो तैमूर से रिलेटेड था, मतलब कि तैमूर उनका सक्सेसर था। ठीक है, तैमूर जो है 1404 में मर जाता है। अब वो लोग जो है बेसिकली, तैमूर जो है वो ईरान, इराक और टर्की में रूल करता था। ठीक है ना, जो कि मॉडर्न डे टर्की है। और जंगिस खान जो है वो चाइना वगैरह जगह और सेंट्रल एशिया में वहाँ पे रूल करता था। ये दोनों के बीच में काफ़ी फाइट्स भी हुए हैं, पर नो इश्यूज। दिस वाज बिकॉज जंगीज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। हालांकि मुगल्स को मुगल कहलाना अच्छा नहीं लगता था, मुगल को मुगल या फिर मंगोल भी कहते थे, पर उनको मुगल या मंगोल कहलाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके दिमाग में जंगीज खान का याद पड़ा हुआ था, जिसने हजारों की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में लोगों के सर कटे पिरामिड्स बनाए हैं। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को उज़्बेक से लिंक करना चाहते थे, जो कि मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमरिड एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। मुगल जो है वो टिमरिड एंसेस्ट्री से बहुत ज़्यादा खुश थे। तैमूर कौन? तैमूर एक नंबर का घटिया आदमी, जो कि 1398 में भारत आता है। उस टाइम के कोई मल्लू इब्राहिम खान करके कोई आदमी था वहाँ का रूलर, नॉट रूलर बट जब फिरोज शाह तुगलक का मौत हो जाता है, उसके बाद से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है दिल्ली में। तो उस टाइम पे जब भी तैमूर आया ईरान से होकर के, या फिर यूँ कहूँ कि आज के उज़्बेकिस्तान से लेकर के, जब वहाँ से आया तो उसने कत्लेआम मचा दिया, लोगों को मारा, काटा, जलाया, एनस्लेव किया, महिलाओं को, बच्चों को, पूरा का पूरा दिल्ली तबाह करके, नष्ट करके, लूट करके। और क्योंकि उसको वहाँ पे रूल करने का इच्छा नहीं था, तो वो वहाँ से चला गया बर्बाद करके, और 1404 में फिर मर भी जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि मंगोल एम्पायर चंगिस खान ने स्कलों का पिरामिड बनाया और तैमूर ने पूरा दिल्ली बर्बाद कर दिया। पर शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि तैमूर जो है उसने कम तबाही मचाई, इसलिए उसको उसके ऊपर गर्व करना ज़्यादा बेटर बात है, हो सकता है। दे सेलिब्रेटेड देयर
genealogy मतलब genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. उनको इतना तिमूर पसंद था कि जो भी नया राजा आता था वो तिमूर के साथ मिल करके एक पिक्चर बनवाता था, मतलब तिमूर साथ में लगा रहता था, उसके साथ एक पिक्चर बनवाता था। ठीक है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, बाबर जो है वो पहला मुगल एम्पायर था। बैटल ऑफ पानीपत पहला 1526 से लेकर के 1530 तक इसने रूल किया। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494। फरगाना के बारे में थोड़ा सा जान लो, एक सेकेंड। फरगाना जो है वो आज के उज्बेकिस्तान के एरिया में, ये है फरगाना, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के एरिया में है, यहाँ पे ये फरगाना है। उस टाइम पे फरगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था, क्योंकि वो था चाइना का सिल्क रूट। ठीक है, फरगाना से होकर के गुजरता था। हालांकि बहुत कम समय के लिए उसने वहाँ पे फतह करी, पर फिर भी तभी वो 12 साल का था जब 1494 में उसने फरगाना को जीता, तो वो 12 साल का था। उसको अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ना पड़ा क्योंकि मंगोल ग्रुप और उज़्बेक जो है वो वहाँ पे आकर के इन्वेड कर चुके थे। और कई सालों तक घूमने के बाद उसने फाइनली काबुल को जीता 1504 में। और 1526 में उसने दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत पे दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली और आगरा अपने नाम किया। ये याद रखने का पार्ट है कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत 1 जब हुआ, तभी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके पूरा का पूरा दिल्ली और आगरा अपने नाम किया, या फिर यूँ कहूँ कि पूरा भारत अपना नाम किया। उस टाइम पे कैनन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स थे, जैसा कि यहाँ पे फोटो में दिखा रहा है। वो एक नया नया वॉरफेयर का मिलिट्री थिंग बना था। ठीक है ना, ये दिखाता है कि मुगल एम्पायर कहाँ से कहाँ तक चला था अकबर और औरंगजेब के बीच में। अगर देखा जाए तो साउथ वाला ये लोग कॉन्कर नहीं कर पाता था, सबके बस का बात नहीं था साउथ। चोलास, चेरास, पांड्याज और बाद में तो मराठा एम्पायर ने तोड़ करके रख दिया था इन लोगों को। पर ठीक है, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन का क्या तरीका था। जो नेचुरल जो सक्सेशन का रूल होता है वो है प्राइमोजेनिचर। ठीक है, प्राइमोजेनिचर, जिसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको ही उपाधि दिया जाता है, उसको ही तख्त दिया जाता है। लेकिन मुगल्स का थोड़ा सा सिस्टम अलग था। वो लोग तिमुरिड कस्टम ऑफ कोपारसेनरी को अपनाया था। कोपारसेनरी का मतलब क्या है, यही कि एक फेयर डिवीजन होगा, जितने भी बच्चे हैं ना उनको बराबर मात्रा में अलग अलग मनसब या फिर अलग अलग स्टेट्स दिया जाएगा। ठीक है। और मुगल मैरिजेस विद द राजपूत, मुगल मैरिज विद द राजपूत, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मुगल रूलर जो है वो बार बार कैंपेन चलाते रहते थे उन रूलर्स के सामने, उन रूलर्स के साथ जो कि उनका अथॉरिटी नहीं मानते थे। जैसे राजपूत बहुत ज़्यादा ही कॉन्क्वेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा ही अपोज करते थे। महाराणा प्रताप जब आए थे तभी अकबर के साथ बहुत फाइट हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप अपना रीजन देना ही नहीं चाहते थे, वो हारना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कई विजय पताकाएं फहराई, अकबर के सेना को हर बार ध्वंस किया जब भी वो आए। जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुआ तब तक महाराणा प्रताप कभी नहीं हारे थे अकबर के रूल से। हालांकि अकबर का रूल, एम्पायर, उसकी सेना, उसका सिविलरी बहुत बड़ा था, पर फिर भी ठीक है। बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देन वॉलंटरीली। जैसे ही मुगल्स जो है पावरफुल बना, बड़ा बना, तो सारे लोग उसको ज्वाइन करना पसंद समझे। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। जैसे कि राजपूत का एग्जाम्पल, बहुत लोग तो अपनी बेटियों का ब्याह करवाएं मुगल फैमिलीज में, ठीक है, और बड़ा बड़ा हायर पोजीशन लिए अपने लिए। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल, और बहुत सारे तो अपोज भी किए। अब जैसे कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहांगीर की जो माँ थी, या फिर यूँ कहेंगे कि अकबर की जो बीवी थी हरकाबाई, ठीक है, वो कछवा प्रिंसेस थी। मतलब कि अजमेर का एक राजा था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, बीरमल, राजा भारमल नाम था। हाँ, उसकी बेटे का नाम था हरकाबाई। वो अकबर से शादी करवा देता है क्योंकि उसको हारना नहीं था, उसको अपना जो अजमेर का रीजन है वो नहीं देना था। इसलिए फाइनली वो शादी करवा करके एक संध्या करता है जिसमें कि अकबर जो है उसके राज्य को हड़पाएगा नहीं। ठीक है, और इसी तरह जो है जहांगीर की माँ बनती है हरकाबाई। ठीक है, हरकाबाई के दो पहले भी बच्चे हो चुके थे जो कि इन्फेंसी में ही मारे जा चुके थे, और तीसरा और एकमात्र लड़का बचा था जहांगीर। ठीक है, उसका नाम सलीम भी है यूँ कहें तो।
और ठीक है, ऐसा कुछ है। द मदर ऑफ शाहजहां वाज अ राठौड़ प्रिंसेस। शाहजहां की मम्मी यानी कि जहांगीर की जो बीवी थी मानवती बाई, वो भी वो भी एक राजपूताना प्रिंसेस थी, ठीक है, जो कि उदय सिंह की बेटी थी, जो जोधपुर पर राज करते थे। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिसोदिया राजपूत जो थे, उन्होंने, जो कि मेवाड़ के थे, उन्होंने कई दफा और कई दिन तक मुगल अथॉरिटी को मानने से इनकार किया। पर एक बारी जब हार गए तो मुगल्स का रूल था कि वो लोग हारने के बाद बेइज्जत नहीं करते थे। वो लोग वो लैंड को वापस इज्जत से लौटा देते थे और बोलते थे कि तुम शासन करो आराम से, ठीक है। वो लोग एक बैलेंस बना करके रखते थे। ये बैलेंस कमाल का है, ये ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत काम आएगा। डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग, हरा दो लेकिन बेइज्जत मत करो, ठीक है, नहीं तो वो लोग विद्रोह करेंगे। इज्जत दो हल्का सा, वो आराम से अपना काम करेंगे, आपका काम करेंगे। मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चिफ्टेंस, क्योंकि इतना बड़ा अब जो है साम्राज्य बन रहा था, तो साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे राजाओं का ज़रूरत था ना, बहुत सारे लोगों का ज़रूरत था, और इस सबको बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। तो उन्होंने एक नया चीज़ लाया ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो मैंने पहले बता दिया है। ब्यूरोक्रेसी देखा जाए तो अकबर का ही देन है, जो सोच है ब्यूरोक्रेसी का। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. जैसे ही उनका साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा होना चालू किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो राजा जो है वो अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना चालू किए, ठीक है। सबसे पहले तो तुर्किश नोबल्स को अपॉइंट किया जाने लगा। पर जैसे ही थोड़ा सा और एक्सपेंशन बढ़ा तो ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठा और बहुत सारे लोगों को मुगल सर्विस दिया गया, ठीक है। और उन लोग को बनाया गया मनसबदार। मनसबदार मतलब क्या? वो लोग को एक मतलब एरिया और रीजन दिया जाता है, ठीक है। पहले तो क्या करते हैं कि बड़ा सा एम्पायर है, ठीक है, मान लो कि एक बड़ा सा एम्पायर है, ठीक है। उस बड़े से एम्पायर में बहुत छोटे छोटे कुछ रीजन्स होते हैं, ऐसे करके इक्ताज बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सब इक्ता में जो है ना, एक एक मनसबदार रूल करता है, ठीक है। मनसबदार, या फिर यूँ कहें कि मनसब भी, मनसब जो है वो पोजीशन हुआ करता था। मनसब का मतलब है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन किस पे डिफाइन होता था? डिपेंडेंट कि वो आपसे कितना करीब है, वो किस जात का है, उसका कितना काम है। जैसे कि द नवरत्न ऑफ अकबर, उसके यहाँ पे जो थे, जैसे कि मान सिंह हो गए, मान सिंह शायद हरका भाई के भाई थे, और टोडरमल हो गए, ये लोग को अच्छे पोजीशंस दिए गए थे उसके यहाँ पे, उसके रूल में, उसके कोर्ट में। द टर्म मनसबदार रिफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और अ रैंक। मनसबदार उनको कहा जाता है जो एक रैंक या फिर पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी क्लास का स्टूडेंट है, उसको अगर मॉनिटर का पोस्ट दिया जाता है तो वो है मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उसको अपना रीजन चलवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। लोग लाए कौन से? अफगान, राजपूत, मराठास, ये वो। अब उनको रैंक देना पड़ेगा, सबको सेम काम तो नहीं करवा सकते, तो डिपेंडेंट ऑन द रीजन और काम करने का क्षमता रीजन दिया जाता था और रैंक दिया जाता था। और फिर रैंक देने के साथ साथ सैलरी भी दिया जाता था और कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलता था। जैसे कि एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। मान लो कि राजा है यहाँ पे, और राजा को जो है दूसरे जगह जा करके वॉर लड़ना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो एट अ सर्टेन बहुत सारा मिलिट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जो मनसब्स जिस मिलिट्री को कंट्रोल कर ले होंगे, जो भी रीजन में मनसबदार जो होते हैं, वो लोग सिवेलरी, जो लोग घुड़सवार होते हैं, या फिर सवार जो बोले ही, जो हाथी चलाते हैं और जो अच्छा तलवार चलाते हैं, वो लोग को ट्रेन करते हैं मनसबदार। मनसबदार ट्रेन करके एक, क्या बोलते हैं, एक यूँ कहें कि छोटा सा किंगडम वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। और उसके हेल्प से राजा को जब भी वॉर करना होता है, तो यही मनसबदार का इस्तेमाल करके वो उनको ले जाते हैं, ठीक है। अब इनको रैंक दिया गया, तो रैंक देने के साथ साथ सैलरी भी होगा, ठीक है। रैंक के साथ साथ अब मिलेगा सैलरी, और सैलरी के साथ साथ मिलेगा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब भी जरूरत हो बाबू चुपचाप आ जाना, ठीक है। अब जो रैंक है वो जात पे डिपेंड था, मतलब कि
जितना ज़ात होगा, ठीक है, जैसे कि अगर 5,000 का ज़ात है, ये ज़ात जो है इसको रैंकिंग बोलते हैं, क्यों कहे तो रैंकिंग को ही ज़ात बोलते हैं। 5,000 ज़ात है, जितना ज़्यादा ज़ात होगा उतना ज़्यादा ही उसका पोजीशन हाई होगा कोर्ट में, ठीक है, और उतना ज़्यादा ही सैलरी मिलेगा। ये तो ऑब्वियस सा बात है कि जितना ज़्यादा पोजीशन, जितना बढ़िया ऊंचा पोजीशन, उतना बढ़िया सैलरी। मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। मनसबदार का मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता था, वो लोग से ये उम्मीद किया जाता था कि वो लोग एक सर्टेन नंबर ऑफ सवार या फिर कैवलरी मैन लाएंगे। कैवलरी मैन कहने का मतलब वो जो घोड़े पे बैठ करके अच्छे से वार कर सके, ठीक है ना। द मनसबदार ब्रॉट इज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, ठीक है। वो क्या होता था कि मनसबदार जिस रीजन को चलाते थे ना, वहाँ से पीजेंट्स और क्राफ्ट्समैन और जितने भी आर्टिसंस थे वो सबसे लोग से टैक्स लेते थे। अब टैक्स लेने के बाद क्या करते थे, टैक्स लेने के बाद वो देते थे राजा को। जैसे कि टोडरमल था अकबर के टाइम पे, तो उसको देने के बाद वो क्या करता था कि उस 100 रुपए में से 61 रुपए 50 पैसे दे देता था इसको, जो मनसबदार है। अब मनसबदार क्या करता था, उस 60 रुपए 61 रुपए 50 पैसे में उसको अपना भी लेना है और जितना उसने अपॉइंट किया है उस सबको भी पैसा देना है, ठीक है ना। ये था पैसा वाला सिस्टम। Mansabdar received their salaries as revenue assignments called the जागीर्स। रेवेन्यू असाइनमेंट कहने का मतलब क्या है, जो इक्ताज जो मैंने बोला, जो एम्पायर था उसको अलग अलग छोटे छोटे इक्ताज में डिवाइड किया जाता था, ठीक है ना। बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार्स डिडंट एक्चुअली रिजाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर्स। जैसे पहले हमने पढ़ा था मुक्तीज के बारे में कि जो वहाँ पे इक्ताज में जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसको मुक्तीज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है कि जागीर्स या फिर यूँ कहे कि जागीरदार जो है वो लोग जनरली वहाँ पे रहते नहीं। बहुत सारे मनसबदार तो वहाँ पे अपने अपने जागीर पे रहते ही नहीं है, अपने लैंड पे रहते ही नहीं है, वो लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। फिर भी उनके पास ये राइट रहता है कि वो वहाँ से पैसा ले सके। while the मनसबदार themselves served in some other parts of the country, ठीक है, वो लोग अलग अलग जगह पे जाकर के सर्व कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लोग वहीं पे जाकर के रूल करेंगे, वहीं पे जाकर के लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इक्ता अगर दे दिया गया, एक जगह अगर दे दिया गया है ना किसी मनसबदार को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पे आकर यहीं पे हमेशा रहेगा। हो सकता है कि वो दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में जा करके वहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि बड़ा था, बहुत बड़ा एम्पायर था और उसको कंट्रोल करने के लिए डबल काम करना पड़ता है। In Akbar's reign, their jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. अकबर के शासन काल के दौरान जागीर मतलब जो भी लैंड है उसको केयरफुली एसेस किया जाता था, ताकि जितना भी पैसा आए ना उससे वो सारा मनसबदार को इक्वली सैलरी में बांटा जाए। By Aurangzeb's reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. औरंगजेब के टाइम पे ये सिस्टम थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि औरंगजेब जो है वो मनसबदार एक तो बढ़ा दिया, बहुत सारे मनसबदार हो गए, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हैवी होता था, उससे मतलब नहीं है, पर क्योंकि लोग बढ़ा दिए इसके वजह से मनसबदार को जो सैलरी मिलता था वो काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। क्योंकि अब वहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन था कि अगर अकबर के रेन में 1000 मनसबदार थे तो औरंगजेब के टाइम पे करीबन 40,000 मनसबदार थे। आप समझ रहे हो, एक मनसबदार को अगर पहले टाइम पे 40 रुपया दिया जाता था तो औरंगजेब के टाइम पे 10 ही रुपया मिलेगा, 10 रुपया भी नहीं मिलेगा, और भी कम मिलेगा, ठीक है। तो दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स, और इसके वजह से और भी अलग अलग फैक्टर्स है जिसके वजह से जागीर्स का जो है कमी हो गया था वहाँ पे। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड अ जागीर। इसी वजह से जो जागीर थे वहाँ पे वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाए अपने जागीर से। जागीर का मतलब लैंड होता है, ठीक है ना, भूलने का नहीं। जागीर इज तेरे बाप की जागीर है, मतलब तेरे बाप का ज़मीन है या फिर तेरे बाप का प्रॉपर्टी है। Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of their reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में, अंतिम शासनकाल के दिनों में ये सब चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जिसके वजह से जो लोग टैक्स देते थे उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। हमेशा टैक्स देने वाला ही सफ़र करता है, ठीक है, टैक्स लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ फोटोज़ है द मनसबदार्स ऑन द मार्च, किस लिए, वो अपने सावर्स के साथ। सवार का मतलब क्या है,
वो लोग जो घोड़े पे बैठ करके अच्छा तलवारबाजी करते हैं। डिटेल्स फ्रॉम द मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां's reign डिपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। जहांगीर के रूल में क्या करप्शन था, तो यहाँ पे कुछ फोटो दिखाया जा रहा है जहाँ पे कुछ लोग ब्राइब ले रहे हैं और मनसबदार जो पीजेंट्स को मार रहे हैं अलग, बहुत ही बेरहमी से। जब्त एंड द जमींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। सबसे बड़ा आय का सहाय क्या था? पीजेंट्री का टैक्स देना, गरीब लोगों का, ये जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन लोगों का टैक्स देना। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन ऑफ और द लोकल चिफ्टन। जैसे पहले बताया था कि कोई भी अगर मान लो छोटा सा जगह है, कोई गांव है, उस गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है वो वहाँ का लोकल चिफ्टन बन जाता है या फिर यूँ कहे जमींदार बन जाता है, और वही जो है टैक्स कलेक्ट करता है सबसे। तो मुगल जो है एक टर्म इस्तेमाल करते थे जमींदार्स का, ये सब चीज़ों को बोलने के लिए। लोकल हेडमैन या फिर पावरफुल चिफ्टन, ये सब को बोलने के लिए जमींदार का इस्तेमाल करते थे, वो जिनका ज़मीन है। ठीक है। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, टोडरमल के बारे में बताए, ये रेवेन्यू का मिनिस्टर था। ये डिसाइड करता था कि टैक्स कैसे लेना है, किससे कैसे लेना है, क्योंकि डिपेंडेंट ऑन द फसल ही टैक्स लिया जा सकता है ना, वरना लोग तो मारे जाएंगे। कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स। तो वो जो है क्रॉप्स का मतलब कि अगर कोई भी खेत है तो उसमें कितना उत्पादन हो रहा है, उसका एक केयरफुल सर्वे हुआ करता था कि उसमें इस साल इतना खेती हुआ है। और फिर 10 साल तक उसमें क्या होता था कि एवरेजेस लिए जाते थे। 10 साल तक इस खेत में इतना खेती हुआ है, इसका मतलब है कि हमको एवरेज यहाँ से इतना टैक्स उठाना है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो हर जो भी क्रॉप था सब में टैक्स फिक्स था, वो भी कैश में। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. हर प्रोविंस, जितना भी राज्य था, हर प्रोविंस को डिवाइड किया गया था डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू सर्कल्स। ठीक है। जैसे कि मान लो कि इस राज्य में ये एक लैंड है, यहाँ पे कुछ अमाउंट का क्रॉप हो रहा है। जैसे प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है कि वहाँ का फसल और वहाँ का फर्टिलिटी कैसा है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा अगर फर्टाइल ज़मीन है, यहाँ पे अगर ज़्यादा खेती हो रहा है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो हम 10 साल तक पहले इसका एक चेकअप करेंगे कि क्या खेती ऐसे ही हो रहा है या फिर कुछ कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है। तो उस पर डिसाइड करके हम एक एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन लेंगे और उस एवरेज वैल्यू पे हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है। इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त बोलते थे। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and kept very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. ये जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गया था, ये सर्वे करना लैंड का और फिर एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना। ये टोडरमल का देन था और ये उस जगह पे पॉसिबल नहीं था जैसे कि गुजरात या फिर बंगाल में। पता नहीं क्यों, कुछ रीज़न होगा उसका भी। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ जगह पे तो जमींदार का इतना पावर था ना, इतना ताकत था। ये ऑब्वियस सा बात है कि मुगल एम्पायर इतना बड़ा होने के बाद सारे जमींदार पे नजर रख सके, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी शासन करते थे वो लोग के वजह से रेबेलियन होता था कई बारी। ठीक है। कई बारी जमींदार और पीजेंट जो कि सेम कास्ट थे वो लोग मिल जाते थे और मुगल अथॉरिटी के खिलाफ फाइट करते थे। ठीक है। इसके वजह से 17वीं शताब्दी के अंत तक में मुगल एम्पायर में बहुत ज़्यादा ही स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ही इंस्टेबल हो गया था वहाँ का एम्पायर। अकबर का चीज़ के बारे में 2-3 किताब है उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि अकबरनामा है जिसमें कि अबुल फजल ने उनके पूर्वजों के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में कई चीज़ें लिखी है। फिर जो है दूसरा है आईना अकबरी, उसमें कई चीज़ें लिखी गई हैं उनके रेन के द्वारा, रेन में। और आईना अकबरी में लिखा गया है कि उनके शासनकाल में क्या क्या सिस्टम था, हाउस होल्ड कैसा था, आर्मी कैसा था, रेवेन्यूज़ कैसा था। तो ये 2-3 किताब है जिससे हमको बहुत कुछ पता चलता है। जैसे अकबरनामा का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में जो है वो हिस्ट्री बताया गया है कि उनसे पहले कौन था, उनके दोस्त लोग कौन थे, ये सब चीज़ के बारे में। दूसरे वॉल्यूम में उनका रेन में, मतलब कि उनका एम्पायर में, उनके राज्य में क्या क्या किया है उसने, वो सब के बारे में बता गया है। और तीसरे में जो कि आईना अकबरी है, उसमें प्राइजेस, वेजेस, रेवेन्यूज, ये सब चीज़ से रिलेटेड बात है। नूरजहां's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। मेहरुनिसा को वैसे भी जहांगीर जो है वो बहुत चाहता था। वो क्या किया था कि एक सिक्का जो रहता है
उसमें एक जगह पे अपना टाइटल लिखवाया था और उसके ऑपोजिट में जो है नूरजहाँ के बारे में लिखवाया था। जो भी सील्स थे उस सब में भी नूरजहाँ का नाम था, और कोई भी जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी लेटर पढ़ा जाता था, फरमान जारी किया जाता था, उसमें नूरजहाँ का भी सम्मान किया जाता था। मतलब उसको मोहब्बत था, सारे ही मुगल एम्पायर्स को अपनी सौ महारानी से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत हुआ करता था। अगला है सुल ई कुल जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। उसने अपने पापा की पॉलिसी को इसमें बताया है कि अकबर कैसा चलाता था। वो जानता था कि जैसे ही इसमें लिखा हुआ है कि अकबर को पता था कि वो जहाँ पे राज कर रहा है वहाँ पे अलग अलग क्लास के, अलग अलग फॉलोअर्स के लोग हैं, ठीक है, पर फिर भी उसने शासन कैसे चलाया, ऐसे चलाया कि वो जो है दूसरे बिलीव्स के लोगों को भी उतना ही इज्जत देता था, वो लोग को भी बुलाता था और उनसे बातचीत करता था कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके रेन में, अकबर के रेन में एक नया मजहब का भी इजाद हुआ था जहाँ पे, पर वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, उसका नाम बाद में कभी बताऊंगा पढ़ करके, ठीक है। तो he consistently followed the principle of the universal peace। सुलह कुल का मतलब यूनिवर्सल पीस, जहाँ पे कोई भी मजहब के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है, मारकाट नहीं हो रहा है। मुगल एम्पायर 17वीं शताब्दी और उसके बाद क्या हुआ? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। जो भी शासन काल था या फिर मिलिट्री एफिशिएंसी था, उसकी वजह से मुगल एम्पायर ने बुलंदियों को छुआ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और कमर्शियल प्रोस्पेरिटी के मामले में भी। इंटरनेशनल ट्रैवलर जब यहाँ पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो लैंड है, ठीक है ना, ये जो फैब्यूलस लैंड है, यहाँ पे पैसा का कमी नहीं, पैसा ही पैसा है। लेकिन ये सारे विजिटर्स ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे तो इतना खराब हालत है कि सिर्फ गरीबी ही गरीबी है, इनइक्वालिटी बहुत हद तक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां's रेन इन्फॉर्म us that the highest ranking mansabdars were only 445। तो पुराने डॉक्यूमेंट्स हमें ये पता चलता है कि शाहजहां के शासनकाल में, 20 साल के शासनकाल में 445 मनसबदार जो थे उनको हाईएस्ट रैंकिंग दिया गया था, जबकि टोटल नंबर ऑफ मनसबदार 8000 थे। ये स्मॉल नंबर जो है वो 5.6% होता है पूरा टोटल नंबर ऑफ मनसबदार का, जिनको 61.5% का टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू मिलता था एम्पायर से। माने कि अगर वो 100% ला करके दे रहे हैं तो इनको 61.5% वापस मिलता था, ताकि वो अपने आप को भी सैलरी दे सके और अपने ट्रूप्स को भी। द मुगल एम्पायर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। मुगल एम्पायर और उनके मनसबदार जो है वो बहुत पैसे खर्च करते थे, कहाँ पे? सैलरी देने में और सामान वगैरह देने में। इसके वजह से आर्टिसंस और फिजेंट्री को बहुत फ़ायदा होता था। हालांकि प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो लोग गरीब थे ऑलरेडी, उनको बस इतना ही पैसा मिलता था, क्योंकि टैक्स तो उन्हीं से लिया जा रहा है अल्टीमेटली, उनसे ही टैक्स लेकर के उन्हीं के लिए बना रहा है सामान, पर वो तो नहीं जी पा रहा है ना। अब मान लो हम 100 रुपया कमाए, उसमें से 100 रुपया में से हम 80 रुपया दे दिए सरकार को, अब सरकार उसमें से हमको 30 रुपया दे रहा है, फिर भी तो हमको घाटा हुआ ना 50 रुपया का। अगर 100 रुपया मेरे पास होता तो हम पूरा उसका यूज करते, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम था कुछ, जिसके वजह से वो लोग को हैंड टू माउथ ही खाने को मिलता था, मतलब कि उतना ही जितना में वो बस खाना खा सके, उसके अलावा कुछ देख नहीं पाते थे वो, ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाते थे, ना कुछ और कर पाते थे, ठीक है। ना टूल्स और सप्लाईज ये सब भी नहीं खरीद पाते थे, ताकि वो लोग अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके लैंड का। The wealthier peasantry and artisan groups, the merchants and the bankers profited in the economic world। इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में उसी का फायदा होता है जो कि ज़्यादा पैसे वाले हैं। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। इतना पैसा और खनिज पदार्थ होने के कारण मुगल एम्पायर जो है वो बहुत ही पावरफुल हो गया था 17वीं शताब्दी में। As the authority of the Mughal emperor slowly declined, the servants emerged as a powerful centers of the power in the regions। जब थोड़ा सा पावर कम होने लगा तो रीजन्स, जो इक्ताज में जो लोग थे, वो लोग के पास पावर आ गया, और वो लोग फिर वहाँ से अलग अलग डायनेस्टी बनाने लगे हैदराबाद और अवध की तरफ। Although they continued to recognize the Mughal emperor in the Delhi as their master, by the 18th century in the provinces of the empire had consolidated their independent political identities। तो क्या हुआ कि जब भी राजा कमजोर होता है ना, तो जो छोटे मोटे किंगडम्स है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही इनके शासनकाल में भी हैदराबाद और अवध जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का कोशिश किया,
हालांकि वो लोग मुगल एम्पायर को या फिर मुगल एम्पायर को अपना मास्टर समझता था। और फिर बाद में 18वीं शताब्दी में वो सारे जितने भी इंडिपेंडेंट बन गए थे उन लोग को वापस से कंसोलिडेट किया गया, ठीक है, और उनका इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी को छीन भी लिया गया। क्योंकि आप जानते हो औरंगजेब मनसब, अब मैच द फॉलोइंग करते हैं। मनसब, मनसब किससे रिलेटेड है भाई साहब? मनसब रिलेटेड है रैंक से। मनसब का मतलब है रैंक। अब मंगोल किससे रिलेटेड है? मंगोल रिलेटेड है उज़्बेक से। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ से। राठौर राजपूत मारवाड़ से। नूरजहां जहांगीर से। द फाइव डेक्कन सल्तनट्स वेर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। वाह, है ना। In Zat determined a Mansabdar's rank and salary. Sawar indicated his, ये तो नहीं पता सवार को क्या इंडिकेट किया जाता था, ऐसा कुछ सिवेलरी मेन, ऐसा कुछ होगा। अबुल फजल अकबर फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिज फ्रेम द आइडिया ऑफ, so that the could steel frame the idea of that, so that the could govern a society composed of many, idea of what, idea of सुल्क इकुल, ठीक है, सुलिकुल, ये नहीं है, स्टील फ्रेम नहीं है, सुलिकुल है भाई साहब, गलत सलत नहीं बताने का। आइडिया ऑफ सुलिकुल मतलब कि पीस अमॉन्ग द रिलीजन्स। What are the central provinces under the control of the Mughals, the Delhi and the Agra? What are the relationship between the Mansabdar and the Zagir? मनसबदार के और जागीर के बीच में क्या रिलेशन है? जागीर का मतलब होता है लैंड और मनसबदार का मतलब होता है वो जिसके पास रैंक है। और रैंक किसको दिया जाता था? जो लोग लैंड के ऊपर रूल करते थे, जो लोग लैंड से लैंड रेवेन्यूज लेते थे। यही रिलेशनशिप है कि मनसबदार जो है वो लोग जागीर के ऊपर गवर्न करते थे और वहाँ पे जितने भी पीजेंट और आर्टिशियंस होते थे उन सब से टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे। यही है रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बड़ा रोल है। अगर जमींदार नहीं होगा तो फिर टैक्स कलेक्ट कैसे होगा? टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा? बाकी कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है, ये सब जवाब तुम खुद ही दे दोगे। क्योंकि पर याद रखना कि तैमूर बहुत ही खत्म आदमी था, ठीक है, एकदम घटिया आदमी जिसने दिल्ली को तबाह कर दिया था जला के और लूट करके, और यहाँ पे रहा भी नहीं। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और मन करे तो सब्सक्राइब कर देना यार, गला सूख जाता है बोलते बोलते। टाटा।